पाकिस्तान की तरफ से आरटी का बम्बारमेंट हुआ। बंकर में जो पहला गोला आया वो लेफ्ट साइड में गिरा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा फायर भी किया, वो भी असफल रहा। मगर उन्होंने तीसरा जजमेंट जो लगाया वो बहुत सही लगाया, जिससे हमारे बंकर पर ही तीसरा आरटी का जो फायर आया, पूरा बंकर तबाह बर्बाद हो गया, जिसमें हमारे साथी उसी समय आराम कर रहे थे और मैं और मेरा एक और साथी था। हम लोग नीचे उतरे ही थे पानी लेने के लिए। अच्छा। लगभग 5 से 7 मिनट का फासला रहा होगा। पहाड़ी क्षेत्र है, उतरते समय नहीं लगता, चढ़ने में समय लगता है। और हम उतरे ही थे, इतने में बम्बारमेंट की आवाज़ आई और हम लोग तुरंत वापस पानी छोड़ कर के ऊपर पहुँचे। जब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था, मेरे मित्र, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं कल तक हँसी ठिठोली और हम लोग एक साथ ट्रेनिंग किए, वह वीर गति को प्राप्त हो चुके। नमस्कार दोस्तों, सिब्बल फाउंडेशन और 13 ही 13 कल्याण सोसाइटी की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रतिभाओं को बुला करके या उनसे मिल करके उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर प्रकाश डालने का काम हो रहा है। इस क्रम में आज हमारे साथ है पूर्व सैनिक विजय डागा। विजय डागा एक ऐसा नाम है जो सेना की महार बटालियन में था, जो हमारे बीच आज बैठे हुए हैं। इस बहादुर सैनिक ने युद्ध का वो दौर देखा है जो इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल के युद्ध में साक्षात दुश्मनों का सामना करते हुए विजय डागा वहां से आज सकुशल वापस आया है और हमारे बीच छत्तीसगढ़ में ही अपनी सेवाएं दे रहे। मैं विजय डागा जी से ही आग्रह करूंगा वो अपने बारे में विस्तार से बताएं कि सेना में उनकी नियुक्ति कब हुई और कितने समय के बाद उन्हें कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा और वो युद्ध कैसा रोमांचक था। विजय जी। सबसे पहले सभी भारतवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं 1996 में भारतीय थल सेना महा रेजिमेंट में भर्ती हुआ और उसके बाद राजस्थान मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई और 1 साल राजस्थान में रहने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के इलाका लेह में एक नीबू छोटे से गांव में हम लोग की बटालियन तैनात की गई। एक्चुअली हम लोगों को वहाँ जाना था ग्लेशियर के लिए जी। ऑपरेशन मेघदूत जिसका नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। और मगर ग्लेशियर जाने से पहले हम लोगों का फिजिकल फिटनेस वगैरह ट्रेनिंग होता है, तो इसलिए बटालियन वहाँ पर रेस्ट करती है और वहीं से अपना ट्रेनिंग अपना तैयारी करती है कि ग्लेशियर में जा कर के कैसे रहना है। क्लाइमेट के अनुसार हम लोगों को ढलना होता है। किंतु संयोगवश एक ऐसा दौर आया कि कारगिल लड़ाई की आग हर जगह फैल चुकी थी। घुसपैठिए अपना लगातार जम्मू कश्मीर के बिहार क्षेत्रों में कब्जा अपना जमा लिए थे। जी। जब वह बात धीरे-धीरे पता चली कि अब ऐसे घुसपैठिए यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, अपने हाइड आउट्स बना लिए हैं, तो भारत सरकार की तरफ से पहल किया गया कि रक्षा मंत्रालय ने इसमें विशेष जोर देते हुए विशेषकर कारगिल सेक्टर में और लगभग पूरे क्षेत्रों में सैनिक जमवाड़ा शुरू हो गया। उसमें सैनिक के साथ-साथ में असला बारूद भी और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सेना की तरफ से तैयार किया गया। तो इसमें मेरी पोस्टिंग तो उस समय नीबू से ही हम लोग आए हुए थे, छोटा-सा गाँव था और वहाँ से हम लोग फिर लगभग द्रास सेक्टर और कारगिल सेक्टर में हम लोग तैनात हुए हमारी कंपनी। और जब लड़ाई का वो लग गया, तब फिर सभी बटालियन और कंपनियों को इधर-उधर भेज दिया गया। वैसे लड़ाई से पहले मैं अवकाश में आया हुआ था और समाचार के माध्यम से जो भी सैनिक अवकाश में थे, समाचार में प्रसारण हो चुका था कि जो भी सैनिक अपने आवास में गृहग्राम में हैं, उनकी छुट्टियाँ रद्द की जाती है, वो अपने बटालियन में रिपोर्ट करें। अच्छा, रेडियो के माध्यम से आप लोगों को आदेश मिला है? रेडियो के माध्यम ऐसे से लिखित मिला। उस समय नहीं आया कोई आदेश? लिखित नहीं आया था। केवल रेडियो से सूचना दी गई कि आप तत्काल आएँ? जी। अच्छा। जैसी मुझे सूचना मिली, तो सूचना मिलने के साथ ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी दौर में मैं जिस संस्था में पढ़ाई करता था, आदर्श भारती समिति जिसका नाम है, जिसके संस्थापक बहुत पुराने वरिष्ठ लोग थे, जिसमें श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, श्री किरण अवस्थी भैया हैं, विनोद पिपलापुरे सर हैं,
छुनछुन सर हैं, ऐसे बहुत सारे सर हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने एनसीसी स्काउट की तैयारी किया था और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था और उनका एक सपना था कि हमारे इस समिति का एक बच्चा फौज में ज़रूर जाए या हर बच्चा फौज में जाए। जी, जी। उसी को मैंने उस मुकाम को हासिल किया तो उनका सभी का मेरे को आशीर्वाद रहा है। फिर ये लड़ाई के लिए मैं यहाँ से अपना चल पड़ा रायपुर स्टेशन से और जम्मू में रिपोर्ट करने के फिर बाद बटालियन में हमारे को कारगिल सेक्टर के एक सैनिक कुंड जगह है, वहाँ पर हमारे को डिप्लॉय किया गया। अच्छा विजय, एक बात बताओ, युद्ध के मोर्चे पर जब पहुंच जाते हैं, जहाँ से मेन लड़ाई का टारगेट होता है या दुश्मन के वार को झेलना या उस पर वार करना, तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है आप लोग के लिए? खाने पीने की व्यवस्था वैसे बटालियन में सबसे पहले की जाती है। लड़ाई आप तभी जीत सकते हो जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। जी। तो चाहे सैन्य संगठन हो या भारत सरकार हो, जो भी है, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से सुचारू रूप से करते तो हैं। भोजन राशन के साथ आपको बंकर ले जाया गया? बंकर में ले जाया जाता है। फिर आगे क्या हुआ उसमें? और यदि दुर्गम स्थिति में भी या दुर्गम जगह जगह है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से राशन को ड्रॉप किया जाता है। और यदि सरलता से खाना बनाना है तो कैंपो राशन होता है जो एक सिल्वर पेपर में आता है, जिसको अच्छा। 2 मिनट में बॉईल करो और खाना खिचड़ी खाना चाहते हो खिचड़ी। रेडी टू ईट जैसा? हाँ, रेडी टू ईट जैसा, यानी 2 मिनट में गर्म पानी में डालो पैकेट और बन जाता है, खा लो। तो वो उसके साथ आप बंकर में पहुंच गए? बंकर से पहुंच तो गए। बंकर कितना बड़ा होता है, अब आप बताएं हमको विस्तार से। बंकर लगभग वही 9 बाई 10 के आसपास, 10 बाई 10 का एक छोटा सा बंकर होता है, जिसमें अपना रहना भी है, गोला बारूद भी है, अपने वेपन्स भी है, अपने यूनिफॉर्म भी है, ओह! सभी चीज को। फिर जवान एक साथ रहना है, सोना है, कितने जवान ड्यूटी एक भी साथ देना रहते हैं एक बंकर में? है। एक बंकर में वैसे लगभग 4 से 5 लोग रह जाते हैं। अच्छा। रहना चाहे तो रह जाते हैं, मगर 1-2 ड्यूटी में तैनात रहते हैं, एक कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा रहता है। यदि रात में सोना रहता है तो 3 लोग आसानी से सो जाते हैं, जी, जी। मगर दुर्गम स्थिति रहती है फिर भी। फिर क्या हुआ आगे? फिर लड़ाई का लगभग हर तैयारी हो चुका था और वहाँ से मेरी कंपनी के हम लोग कुछ साथी 51172 तुर्तुक सेक्टर में एक हिल है, जहाँ पर हमारी कंपनी को डिप्लॉय किया गया। अच्छा, ये सियाचिन ग्लेशियर का ही तीसरा स्टेज है। अच्छा। ग्लेशियर 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो अच्छा। तीसरा स्टेज है। वहाँ पर 3rd ग्लेशियर के नाम से उस जगह को जाना जाता है। वहाँ पर कमांडो का एक बहुत बड़ा बटालियन रहती है, पैरा यूनिट बोलते हैं जिसको। और वहाँ पर हमारी तैनाती हो गई। रोज सुबह शाम फायरिंग का दौर चल रहा था और इसी दरमियान एक दिन ऐसा हादसा हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने अपने 4 साथियों को अपने आंखों के सामने खोया है। ओह! पाकिस्तान की तरफ से आरटी का बम्बारमेंट हुआ और अच्छा। उनके आरटीओपी के द्वारा हमारे बंकर को जज किया गया। अच्छा। पहला बंकर यानी बंकर में जो पहला गोला आया वो लेफ्ट साइड में गिरा, तो उसने जज किया कि नहीं, ये गलत जगह गिर गया है। वो हमारे मूवमेंट को या हमारे पुराने देख करके हमारा जीआर लिए होंगे उन्होंने। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा फायर भी किया, वो भी असफल रहा, मगर उन्होंने तीसरा जजमेंट जो लगाया वो बहुत सही लगाया, जिससे हमारे बंकर पर ही तीसरा आरटी का गोला। जो फायर आया, पूरा बंकर तबाह ओह! बर्बाद हो गया, जिसमें हमारे साथी उसी समय आराम कर रहे थे। और मैं और मेरा एक और साथी था, हम लोग नीचे उतरे ही थे पानी लेने के लिए। अच्छा। लगभग 5 से 7 मिनट का फासला रहा होगा। पहाड़ी क्षेत्र है, उतरते जी। समय नहीं लगता, चढ़ने में समय लगता है। और हम उतरे ही थे, इतने में बम्बारमेंट की आवाज़ आई और हम लोग तुरंत वापस पानी छोड़ कर के ऊपर पहुँचे। जब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था, मेरे ओह! मित्र, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं कल तक हँसी ठिठोली और हम लोग एक साथ ट्रेनिंग किए, वह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस दर्दनाक दृश्य को देखने के बाद आपने अगला एक्शन क्या लिया? उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उस समय बहुत जी। कमज़ोर था कि कैसे अब किसको बताएँ ये है। मगर फिर रीइंफोर्समेंट नीचे से आई, तब तक खबर गई, फिर हम लोग वापस आए। अच्छा। लगभग कारगिल युद्ध वो समाप्ति की ओर था। लगभग हम लोगों ने युद्ध जीत ही लिया था। अच्छा। थोड़ा-सा रहा था, टाइगर हिल का किस्सा रह गया था। और वहाँ से फिर हम लोग वापस अपने बटालियन में रिपोर्ट किए, मगर वो बहुत दर्दनाक हादसा था। मैंने अपने मित्रों को खोया है तो कभी नहीं भूल पाऊँगा। आप केवल पानी लेने के एक छोटी से अंतराल में आप बच गए, नहीं तो उस बंकर में आप थे। हाँ, बम गोला गिरने के पहले तक आप थे। बिल्कुल। अच्छा विजय, वहाँ से
युद्ध समाप्ति के बाद फिर आप वापस अपने छुट्टी पे आए कि फिर से आपकी ड्यूटी लग गई या क्या हुआ उसके बाद आगे? मेन हमारा वहाँ से पहला टास्क तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर की ड्यूटी करना था। जी। तो उसी की क्लाइमेट के लिए हम लोग जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय हुए थे। यानी अच्छा। ग्लेशियर के आसपास क्षेत्र में बटालियन को रुकने के लिए जगह है, वहाँ पर अच्छा। बटालियन रुकती है और अपना क्लाइमेटेशन का ट्रेनिंग और बर्फ में आपको कैसे चढ़ना है, उतरना है, क्लाइंबिंग वाले वो यानी पहाड़ में चढ़ने उतरने क्लाइंबिंग, का हाँ, प्रशिक्षण हाँ, चलता है। हाँ, हाँ। तो उसी के लिए तैनात थे। मगर अब ये कारगिल लड़ाई हो गया था और हमारा इंडक्शन जो पहला इंडक्शन था वो ऑलरेडी ग्लेशियर में चढ़ चुका था। अच्छा, अच्छा। और फिर सेकेंड इंडक्शन में हम लोगों का नंबर था, मगर कारगिल लड़ाई के कारण हम लोग उधर चल दिए थे। तो फिर हम लोग लगभग 18 नवंबर के आसपास प्रशिक्षण देने के बाद ग्लेशियर का एक वहाँ पर सीबीएस स्कूल है। अच्छा। तो उस स्कूल में ट्रेनिंग लेने के बाद 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग फिर ग्लेशियर में मतलब उस युद्ध के तुरंत बाद आपको ग्लेशियर में भेज दिया गया? ग्लेशियर में भेज दिया गया। ग्लेशियर की ड्यूटी कैसे रहती विजय? ग्लेशियर मतलब पूरा बर्फ का, प्राचीन बर्फों का एक स्थान है। अच्छा। जहाँ केवल बर्फ है और बर्फ है और आपके साथ ही है। आपको एक पोस्ट में जाना है, लगभग 21,442 हाइट होगी उसकी। फुट की हाइट होगी। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का मैं सेकेंड ग्लेशियर में था, जिसका पोस्ट का नाम था रिंचन पोस्ट था। अच्छा। रिंचन पोस्ट में हम लोग, यानी कि उस फेस का नाम जुलू है और जुलू के हम लोग रिंचन पोस्ट में थे और वहाँ पर जाना था। लगभग वहाँ पर पहुँचने में 12 दिन लग जाता है। कारगिल की लड़ाई जीतने के बाद आप वहाँ के लिए रवाना हो गए? वहाँ के लिए रवाना हो। बड़ा दुर्गम इलाका है, मतलब ठंड भी बहुत जानलेवा रहती होगी? ठंड तो ऐसा लगता है कि ठंड हमारे को थप्पड़ मार रही है। इतनी सर्द हवा चलती है कि लगता है कि कोई थप्पड़ ही मार रहा है। इतनी कितना तेज डिग्री हवा। तापमान रहता होगा? लगभग -79 के आसपास रहता है। -79 आपने वहाँ पे तापमान में बिताया है? जी। अच्छा। तो वहाँ रहने खाने की व्यवस्था और अपने आप को हीट करने के लिए, बर्फ से की ठंड से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? वहाँ पर हर पोस्ट में लगभग राशन, यानी कि जिसमें केरोसिन विशेष तौर पे, अच्छा। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ तैयार करके रखा गया है कि यहाँ पर यानी कि केरोसिन की जर्किन्स हमेशा आपको कंटिन्यू, यानी 3 साल के लिए रिजर्व कोटा रहता है वहाँ पर कि आप 3 साल तक के आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर आप चढ़ते हैं तो बीच में रास्ते में करवास है। जो अच्छा। करवास है यानी इतना अथाह गड्ढा है वो बर्फों का, जिसमें आप एक बार गए तो शायद आपकी बॉडी 20 से 30 साल के बाद निकल भी सकती है, नहीं भी निकल पाएगी। इतनी गहरी खाई होती है इतनी बर्फ की? गहरी खाई है। आपने कुछ साल पहले ही सुना होगा, 5-6 साल पहले एक सिपाही हेम कुमार की बॉडी निकली थी वहाँ से। अच्छा। वो बॉडी फ्रेश रहती है क्योंकि बर्फ है। बर्फ है। तो लगभग यानी वहाँ पर आप घुसे मतलब, और ग्लेशियर का जो दृश्य है वो लगभग मौत का ही दृश्य है। ओह! मौसम की तरफ से आपको लड़ाई लड़ना ही लड़ना है, अपने आप शरीर को लड़ाई लड़ना है, दुश्मन से। दुश्मन की लड़ाई लड़ना है। यानी कि वहाँ का जो मंजर है वो वाकई में, हम लोग जो सफ़ेद वाले ड्रेस में जाते हैं विन चीटर पहन करके, तो बहुत मौत का मंजर होता है। मगर एक है, भगवान के प्रति वहाँ आस्था रखने से भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं। वहाँ कितने दिनों तक रखा जाता है? कितने समय तक एक सिपाही की ड्यूटी रहती है? पोस्ट में चढ़ने के बाद 90 दिन का समय 90 वहाँ दिन के पर बाद नीचे है। बुला लिया हाँ, जाता यानी है? मेडिकल का वो है कि वहाँ 90 दिन से ऊपर किसी सैनिक को रहना नहीं है, रखा नहीं जाना, नहीं तो उसके शरीर में साइड इफेक्ट आने के चांसेस हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाँ, वहाँ पर 2 प्रकार की बीमारी होती है, अच्छा। हैपो और हैको। हाई अच्छा। एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा अच्छा। और एक सेरेबल ओडिमा, यानी कि जो ब्रेन को और चेस्ट को नुकसान पहुँचाती है। पहुँचा सकता और एक बहुत बड़ी और बात है कि जैसे अब जो बंदा ग्लेशियर में रह लिया, तो ग्लेशियर में रहने के बाद उसको लगभग कई ऐसी बीमारी जो 10 वर्ष के बाद पैदा होती है। है। इतना सुरक्षित हो जाता है? हाँ, यानी कि बीमारी होगी 10 साल के बाद, चाहे आपको खुजली सी हो, जिसको चिलबिलेन बोलते हैं। अच्छा, मतलब सुरक्षित नहीं है, वहाँ से आने हाँ, के बाद खतरों से घिर जाता है, कुछ खतरों से बीमारियाँ घिर होंगी ही जाता है। 10 साल हाँ, बाद। अच्छा, आप वहाँ से आने के बाद और सेवा करते रहे, फिर कहाँ करते रहे आप सेवा? उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया, तब तक फिर मेरे को एक राजस्थान पोस्टिंग मिल गई, जयपुर। अच्छा। और जयपुर जैसी पोस्टिंग मिली तो एक सांसद हमला का आपने अटैक सुना होगा। जी, 19 जी। दिसंबर 2001 से 24 दिसंबर 2002 के इस सांसद हमला अटैक के बाद में भारत की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। अच्छा। यदि ये लड़ाई होती तो कारगिल लड़ाई एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा रह जाता,
यानी कि लड़ाई इतनी भारतीय सेना के साथ युद्ध की तैयारी पूरी हो गई थी पूरी कि हो इस हमले के बाद इसका हाँ प्रतिकार होगा करके। हाँ, क्योंकि सांसद हमला था, हमारे देश के हृदय स्थल में हमला था, यानी हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हो सकती हो थी, सकती थी। जो वहाँ के सांसद हमला में जिन्होंने बचाया उनको। तो विजय, वहां से आने के बाद फिर आपने और सेना में कितने समय तक काम किया? मैं लगभग अपने प्रथम नियुक्ति से लेकर के 2014 लगभग 18 वर्ष मैंने भारतीय सेना में सेवा दिया है। और जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, आपके सीने में बहुत से पदक जी। लगे हुए हैं, जो आपके बहादुरी के और आपके समर्पण और देशभक्ति के का संदेश दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को कि इस तरह का सम्मान हमारे जांबाज युवा साथियों को मिले तो बड़े हर्ष की बात होती है। तो ये इस मेडल के बारे में बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ। ये हर सैनिक को अपने युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए मेडल दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला ये है ओपी रक्षक, जो जम्मू अच्छा। कश्मीर में और नागालैंड में ओपी रक्षक चलता है, अच्छा। जो पहले आतंकवादियों को भगाने के लिए, आतंकवादी से लड़ने के लिए दिया जाता था। तो वहाँ अच्छा। जम्मू कश्मीर में जो भी सैनिक आज भी जाएगा तो ओपी रक्षक वहाँ का ऑपरेशन नाम चला है, तो वहाँ अच्छा। पर ये पहला वहाँ पर दिया जाता है। ये दूसरा है ऑपरेशन स्टार विजय, यानी कि वही कारगिल लड़ाई का अच्छा। 2 मेडल वहाँ पर मिला, यानी ऑपरेशन स्टार और ऑपरेशन विजय। फिर ये सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत है। अच्छा। फिर यह ऑपरेशन विजय है। ये ऑपरेशन पराक्रम जो राजस्थान में हम लोग 19 दिसंबर 2001 से रहे, और ये सैन्य सेवा मेडल है। ये उच्च तुंगता यानी कि जो सबसे हाईएल्टी में रहता है उसका मेडल है। अच्छा। और ये जो हमारे आज़ादी का 50वां वर्ष बनाया गया था उस समय का ये है, और ये 9 वर्ष सेवा मेडल है। हर मेडल की एक अपनी कहानी है, अपनी कहानी जो है। आपकी उपलब्धियों के लिए जी। आपको दी गई है, आपका सम्मान किया गया जी। है। तो विजय, इस देशभक्ति के जज्बे के साथ जब आप सेना में जान की जोखिम लगाकर सीमा पर तैनात रहे, तो कौन सी शक्ति थी जो आपको प्रेरित करती थी? परिवार की, ईश्वर की, मित्रों की? ऐसी कोई बात हमसे बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है। वैसे मेरे को अपने माता-पिता के अलावा मेरे गुरुदेवों का भी बहुत साथ रहा है, और माँ-पिता का आशीर्वाद तो ऐसा है, अनोखा है। आप जब जी। याद करोगे तो उनकी जी। जी। शक्ति हमेशा आपको हमेशा टच है। करेगी, आपके मुसीबत में वो काम आएगी। जी। जी। और मेरे जो भी गुरुदेव रहे हैं, जैसे मैं आदर्श भारती समिति का नाम लिया, उस समय भी बहुत अच्छा मुझे प्रशिक्षण दिया, और वो भी निःशुल्क। यानी इतनी बड़ी संस्था जो आपको प्रेरित करती रही संस्था। हाँ, हमेशा करती रही। विजय, अभी यहाँ पर आप शासकीय सेवा में नियुक्त हैं, तो यहाँ पर कार्य के क्षेत्र के साथ साथ क्या समाज सेवा में आपकी रुचि है? समाज सेवा करते हैं आप, या सैनिकों के कुछ ऐसे कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, क्या है, हमको बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पर रहने के बाद समाज में भी मैं वैसे जैन समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जैन समाज की भी बाकायदा धर्मों का नियम का पालन ज़रूर करता हूँ। अच्छा। और हमेशा जैन धर्मोस्तु मंगलम अपना उसको नहीं छोड़ा है मैंने, अपने धर्म का ज़रूर पालन किया है। मगर हिंदू हूँ तो हिंदू के जैसे हर जगह हिंदुत्व का नारा लगाता हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। और सेना से आने के बाद मैं हमारा यानी कि एक सैनिक संगठन है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, अच्छा। जो प्रशिक्षण देती है फौज में जाने के ये लिए। राष्ट्रीय स्तर की संस्था है कि प्रदेश की? राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय संस्था स्तर है। की संस्था है। उसका मैं सदस्य हूँ, और लगभग हम लोग उसमें हर बच्चों को पहले मानवीय संस्कार देते हैं कि आपको जो माँ-बाप का, पहले आप माँ-बाप का कैसे, आप माँ-बाप को कभी नहीं भूलना है, उनका ख्याल कैसे रखें? कैसे रखना है। यदि आपके माँ-बाप हैं तो आप हैं। कितना अच्छा संस्कार डालने का काम होता है। हाँ, सबसे पहले संस्कार ये देते हैं, फिर आपको राष्ट्र प्रेम के प्रति जज़्बा पैदा करते हैं कि आप जिस राष्ट्र में रहते हो उसके प्रति जज़्बा तो होना चाहिए, मगर उसको बताते हैं कि हमारे ये राष्ट्र कितना सुसज्जित है और कैसे इसको सुसज्जित बनाया गया है क्रांतिकारियों के द्वारा। तो ये उनको उसमें प्रेरणा डालते हैं, तो वो बच्चा अपने आप सीख जाता है कि वाक़ई मेरे देश में इतने इतने सारे बलिदानियों के द्वारा ये देश सृजन हुआ है, तो वह बच्चा फिर कभी पलटता नहीं है। वो अपने हमेशा आगे बढ़ रहा है। लगभग 4-5 साल हो गया ट्रेनिंग देते हुए, तो लगभग हर बच्चा अब तैयार हो चुका है, और अभी सिलेक्शन की जो प्रक्रियाएँ चल रही है उसमें वो जी। जी। अपने जा कर के भागीदारी कर रहा है। कुछ बच्चे हमारे से चयन भी हुए हैं। अच्छा विजय, आप जब सेना में थे तो कुछ खास हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है कि सभी तरह के हथियार सिखाए जाते हैं आपको चलाना? और क्या आपने युद्ध में चलाया था? कौन सा? मैं वैसे इन्फेंट्री बटालियन का हूँ, तो इन्फेंट्री में इन्फेंट्री मतलब ऑलराउंडर। अच्छा। उसको धरती से भी काम है और आसमान से भी काम है, और
समुद्र से भी काम है। अच्छा। तो इन्फेंट्री का जवान एक ऐसा जवान होता है कि उसको मल्टीपर्पस टास्क मिलता है, तो वो कभी मना नहीं कर सकता। ओह! तो टेक्निकल नहीं सभी होता, तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती सभी है। प्रकार की ट्रेनिंग। इसमें बमबार्डी की भी। बम्बारमेंट का भी रहता है, हमारे में छोटा बम्बारमेंट का रहता है, 84 mm का आरएल रहता अच्छा, है, अच्छा। तो उससे हम लोग वो करते हैं। आपने बहुत रोमांचक और बहुत ही साहसी भरे कारनामे अपने बताए विजय। हम विजय आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे आज के छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को सेना में अगर वो जाना चाहें तो कैसी तैयारी करना चाहिए और कहाँ अवसर मिलेगा उनको, ये संदेश आपसे हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तो हर युवाओं से अपील करता हूँ, मेरा निवेदन है कि अच्छे से पढ़ लिख लेने के बाद और पढ़ने के दौरान ही आप अपने राष्ट्र प्रेम को जागृत करें और अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा करें। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें बहुत ज्यादा मायने बहुत रखता है। ज़्यादा वो है। आपको उसमें क्या सुबह रखना पड़ता है फिटनेस के लिए, क्या बना तैयारी करनी चाहिए? आपको लगभग सुबह उठ करके दौड़ना चाहिए। दौड़ने की प्रैक्टिस। 1600 मीटर का वैसे वहाँ पर टेस्ट होता है, अच्छा। जिसको आपको सेकेंडों में पास करना है। तो आपका जितना स्टेमिना अच्छा होगा, उतना आप उतने बड़े भगदड़ में, बहुत भीड़ आती है। आज भर्ती होने बेरोजगार में। बहुत है। सेना भर्ती रैली होती है। हाँ, सेना भर्ती में बहुत, यानी कि इतने लोग आते हैं कि आपको उसमें टॉप में आना है, मेरिट लिस्ट में आना तो है। 1600 मीटर की दौड़ जरूरी है। ज़रूरी है। सबसे पहला ही टाइम टेस्ट लिमिट दौड़ में। है, टाइम लिमिट है। अच्छा। तो उस दौड़ में आप प्रथम आओगे तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में आप जाओगे। तो इसी के लिए आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि आप दौड़ करो और अपने युवा काल में आप हादसों से बचो, कि फालतू हादसों में ना जाओ, एक्सीडेंट से बचो, क्योंकि आपको एक देश का हीरो बनना है। अच्छा। देश का हीरो मतलब एक सिपाही बनना है जो राष्ट्र की रक्षा कर सके। तो इसलिए जो भी ऐसे जो हम नहीं चाहते वो अनचाहा टाइप का, आप उसमें काम ना करो जिससे आपको जी। एक्सीडेंट का सामना करना पड़े और आप उसमें फिजिकल हैंडीकैप हो जाओ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक युवा है वो हमेशा जागृत रहे, सचेत रहे और अपने शरीर का सही इस्तेमाल करे। वाह। इस तरह की तैयारी के बाद अगर वो सेना की भर्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है तो चयन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती बिल्कुल है। है, और भी कई युवा है जैसे कि जिसको जाना ही है, तो हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कमल विहार सेक्टर 16 में निःशुल्क प्रशिक्षण देती है। हर बच्चे का स्वागत है। वहाँ अच्छा, पर ये बड़ी आए अच्छी बात बताई और आपने। हमारे वहाँ पर आकर के ग्राउंड को देखे, हम कैसी तैयारी करते हैं। मैं बोलता हूँ कि कोई भी बंदा वहाँ पर फेल नहीं होगा, पास होगा। इतनी अच्छी ट्रेनिंग वहां दे दिया है। बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरक जानकारियां दी हैं विजय। अच्छा विजय, ये बताओ कि जब आप सेना में गए उसके पहले आपका कोई और उद्देश्य था क्या करियर के लिए, मैं कि वैसे सेना में ही आप जाना चाह रहे थे? नहीं, मम्मी का मेरे सपना था। वो मुझे, मैं लगभग जब 5 वर्ष का था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक पुलिस की ड्रेस पहनाया था और उस अच्छा। समय मैं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सबसे आगे लीडिंग कर रहा था। ओह। और सब लोग बोल रहे थे कि कितना छोटा सा बच्चा और कितना अच्छा परेड कर रहा है। तो मेरी मम्मी का सपना मुझे साकार करना था। और दूसरा था कि जैन धर्म से लोग क्या है, हमेशा व्यापारी रहते हैं। तो वाह। मैं उसको तोड़ना चाहता था मिथ्या को, कि नहीं, एक जैन समाज का लड़का भी फौज में जा करके लड़ाई लड़ सकता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हर युवा देश का जांबाज सेना है। हाँ, उसे अवसर मिले तो वो अपनी बहादुरी दिखा सकता दिखा है। सकता है। तो ये थे हमारे प्रिय विजय, विजय डागा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी और अपने रोमांचक संस्मरण सुनाए। हम आशा करते हैं कि इस चैनल को आप पसंद करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विजय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।